हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक है संघर्षवादी विचारक रैंडॉल्फ कॉलिंस के विषय में हम आज जानेंगे। रैंडॉल्फ कॉलिंस संघर्षवादी विचारक हैं और इन्होंने अपने संघर्षवादी विचारों के माध्यम से ये बताया है कि समाज में जो संघर्ष होते हैं वो संघर्ष के पीछे बहुत से छोटे छोटे कारण होते हैं जिससे संघर्ष का रूप बड़ा हो जाता है, अर्थात संघर्ष की स्थिति समाज में बनती है। बहुत से सूक्ष्म कारणों के कारण ही विकट यानी बड़े संघर्ष की स्थितियां बनती हैं और इन संघर्ष की स्थिति समाज में निरंतर बनी रहती है। व्यक्ति अपने स्वार्थों के कारण समाज में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करता है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, अर्थात समाज में अपनी जो स्थिति है वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सके और समाज में अपने को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सके। तो ऐसे इस तरह से अपने स्वार्थों के कारण ही समाज में संघर्ष की स्थितियां बनती हैं और इन स्वार्थों के पीछे समाज के बहुत सी सूक्ष्म कारण होते हैं। तो आज हम रैंडॉल्फ कॉलिंस के संघर्षवादी सिद्धांत के विषय में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। संघर्षवादी युवा विचारक कॉलिंस का जन्म 29 जुलाई सन 1941 को अमेरिका में हुआ था। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। कॉलिंस की गणना फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के युवा वामपंथियों में की जाती है। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जो आलोचनात्मक संप्रदाय है एक, और इस संप्रदाय से बहुत से समाजशास्त्री जुड़े हुए हैं। कॉलिंस ने कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सीमेल, लेविस कोजर एवं राल्फ डहरेनडॉर्फ के संघर्षवादी सिद्धांतों की विवेचना की, अर्थात उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने पर अपना एक पृथक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसमें इन्होंने बताया, कॉलिंस ने अपना एक पृथक सिद्धांत दिया। जब इन विचारकों के संघर्ष सिद्धांत का अध्ययन किया उसी के बाद इन्होंने अपना पृथक सिद्धांत दिया, सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत। इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए बृहत स्तर के सिद्धांतों से सूक्ष्म स्तर के सिद्धांतों को जोड़ा है। तो कॉलिंस कहते हैं कि समाज में जो संघर्ष होते हैं उन संघर्षों के पीछे बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं। उन सूक्ष्म कारणों को हम नहीं समझ पाते हैं, किंतु उन सूक्ष्म कारणों के कारण ही समाज में बड़े बड़े यानी बहुत ही भयानक रूप लेने वाले संघर्ष होते हैं जो बृहत स्तर में होते हैं। और उन बृहत स्तर में होने वाले संघर्षों के पीछे जो सूक्ष्म कारण हैं उनके विषय में नहीं जान पाते हैं, अर्थात जो सूक्ष्म स्थितियां पहले से बनी आ रही हैं संघर्ष की, जो पहले यानी जो पिछली स्थितियां बनी हुई हैं संघर्ष की, उन छोटे छोटी संघर्ष की स्थितियों से ही बड़ा संघर्ष होता है और जो बृहत स्तर पर समाज में संघर्ष होते हैं। तो उसी को कॉलिंस कहते हैं कि उन्हीं संघर्ष को सूक्ष्म संघर्षों के द्वारा ही बढ़ते बढ़ते संघर्ष बड़ा रूप लेता है। इसीलिए उन्होंने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण से
के माध्यम से बताया है कि जो बृहत स्तर के सिद्धांत होते हैं वो सूक्ष्म स्तर से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात जो पिछले सूक्ष्म कारण होते हैं संघर्ष के, छोटे छोटे कारण होते हैं, उन कारणों से ही बड़ा रूप संघर्ष का होता है। चलिए आगे जानते हैं। समकालीन संघर्ष का मूल कारण शक्ति के स्रोतों को मानते हैं जो व्यक्ति और समूह में निहित होते हैं। यह शक्ति के स्रोत या संसाधन होते हैं। मतलब जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? संसाधनों में, साधन के स्रोतों में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो सकते हैं। ये स्रोत किस तरह के हो सकते हैं? सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं और राजनीतिक हो सकते हैं। यानी राजनीतिक स्थितियां बनी होती हैं, उसके स्रोत और संसाधन अलग होते हैं। सामाजिक स्थितियां होती हैं, उसके स्रोत और संसाधन अलग होते हैं। और जो आर्थिक होते हैं वो उनके स्रोत और संसाधन अलग होते हैं। इसी कारण कॉलिंग्स कहते हैं कि जो शक्ति होती है, शक्ति के जो स्रोत होते हैं, संसाधन होते हैं, वो उन्हीं में शक्ति निहित होती है और उन्हीं के कारण ही संघर्ष होता है। जब ये स्रोत के संसाधन सबके पास पर्याप्त नहीं होते हैं, अर्थात ये संसाधन असमान होते हैं। इनका सिद्धांत प्रघटना शास्त्र एवं एथनोमेथोडोलॉजी से अधिक प्रभावित है, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि समाज में जो यथार्थ रूप से संघर्ष चल रहा है, यथार्थ रूप से जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उसको महत्व देते हैं। जैसे कि प्रघटना शास्त्र या एथनोमेथोडोलॉजी में स्थितियां होती हैं कि जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं होती हैं और दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति के सामने जो समस्याएं आती हैं, जो संकट आते हैं, जिसके कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए कॉलिंग्स कहते हैं कि इसीलिए कॉलिंग्स का जो ये संघर्ष सिद्धांत है वो प्रघटना शास्त्र से प्रभावित है। और इन्होंने भी यही बताया है कि समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है जब व्यक्ति निरंतर किसी कार्य में लगा हुआ होता है और लगे होने के उपरांत भी वो अपने शक्ति के साधनों को यानी संसाधनों को उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, अर्थात अपने को साधन संपन्न नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थितियों में वो शक्ति नहीं ला पाता है अपने अंदर और संघर्ष की स्थिति समाज में बनती है। कोजर के अनुसार सामाजिक संबंधों में अंतःक्रिया स्थिति में हिंसात्मक दबावों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्थिति में अधिकाधिक वृद्धि करके अन्य लोगों के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोजर कहते हैं कि समाज में जिसके पास अधिक शक्ति होती है, यानी जिसके पास अधिक संसाधन होते हैं या संसाधन शक्ति के स्रोत होते हैं, तो जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है, जो उसके अंडर में यानी उसके आधिपत्य में होता है, उसको क्या करना पड़ता है कि उसके आगे झुककर या उसके आगे अपने को गिराकर या ये यूं कह लें कि उसके ऊपर उसको निर्भर होना पड़ता है। उसके संसाधनों को लेकर ही वो अपने कार्यों को कर पाता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति कर पाता है, अर्थात उसको किसी दूसरे के ऊपर, दूसरे के साधनों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उन साधनों के द्वारा ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो ऐसी ही स्थिति में जब व्यक्ति स्वार्थी होने लगता है कि उसके पास इतने अच्छे साधन हैं, संसाधन है, उसके पास प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं हैं जो मेरे पास नहीं है, अर्थात ये सुविधाएं और संसाधन मेरे पास भी होते तो मेरे पास भी इतनी अधिक शक्ति होती, पूंजी होती, संपदा होती। तो ऐसी ही स्थितियां जब समाज में बनती हैं तब संघर्ष की संभावना बढ़ती है। साधनों की अपर्याप्तता यानी जब न्यूनतम स्रोत होते हैं इसीलिए संघर्ष होते हैं। चूँकि समाज में जो साधन होते हैं यानी
जो स्रोत होते हैं शक्ति के वो कम होते हैं, और उन स्रोतों को पाने के लिए, उन साधनों को पाने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है। जो भौतिक साधन होते हैं जिनके द्वारा, जैसे अब समाज में हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, वो अच्छे पद पर है, उसके पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति होते हैं जो उससे नीचे हैं, जिसके पास ये सब सुख साधन नहीं है, उसके घर पर 4 पहिए की गाड़ी नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो वो दूसरों को देखकर क्या करता है, सोचता है और अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। अर्थात इन स्रोतों को, इन साधनों को पाने के लिए वो संघर्ष करता है। तो इसीलिए कोज़र कहते हैं कि साधनों की अपर्याप्तता के कारण ही समाज में संघर्ष होता है और होगा। कॉलिंग्स ने न्यूनतम स्रोतों के 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार उन्होंने बताया भौतिक एवं तकनीकी स्रोत बताया है। भौतिक एवं तकनीकी स्रोत में उन्होंने संपत्ति को बताया है और शिक्षा को बताया है कि जिसके पास अधिक स्रोत है, यानी जिसके पास अधिक साधन है, जैसे जिसके पास पूंजी अधिक है तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। लेकिन उसी जगह जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है अपने बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, अर्थात वो अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। और दूसरा है संपत्ति, जिसके पास अधिक संपत्ति होगी उसके पास उतने ही भौतिक साधन होंगे। तो एक तो कारण कॉलिंग्स ने बताया भौतिक एवं तकनीकी स्रोतों का। दूसरा उन्होंने शारीरिक आकर्षण और शक्ति के विषय में बताया कि व्यक्ति के व्यक्तिक गुण होते हैं, जैसे किसी को अपने आप को बहुत ही अधिक सुंदर दिखाने का एक लालसा होती है कि मैं खूब सुंदर दिखूं। इसके लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी में व्यक्ति करते हैं, और पैसा न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो शारीरिक आकर्षण भी एक इसका कारण है। दूसरा प्रकार है। तीसरा संख्या एवं समुदाय की विशिष्टता की बात करते हैं कि संघर्ष के कारण समुदाय की संख्या की विशिष्ट गुण, यानी समाज में बहुत से ऐसे संघर्ष होते हैं जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण होते हैं। जैसे समुदाय है, अब वो किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए संगठित हुआ है और उसके अंदर कोई विशिष्ट गुण है, और वो उस विशिष्ट गुण के कारण कि मेरे अंदर तो ये क्षमता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अर्थात मैं उस पद पर पहुँच के दिखा सकता हूँ या मैं उस कार्य को कर सकता हूँ, मुझे उस जगह पहुँचना है। तो अपने विशिष्ट गुणों के कारण जब वो प्रयास करता है तो संघर्ष की स्थिति बनती है। चौथा उन्होंने बताया संस्कृति एवं परंपराओं में निहित स्रोत है। संस्कृति एवं परंपराओं में जो निहित स्रोत है, संस्कृति का प्रयोग संसाधन के रूप में किया है कि समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अपनाई जाती हैं और उन संस्कृतियों में व्यक्ति अपने परिस्थिति को प्रदर्शित करता है, स्टेटस को प्रदर्शित करता है, अपने जो उसका सम्मान, जिससे सम्मान व्यक्ति को मिलता है कि वो इतना ज़्यादा प्रतिष्ठित है और वो उसके पास इतनी अधिक संसाधन संपन्न व्यक्ति है। तो ये जो संस्कृतियाँ होती हैं, ये संस्कृतियाँ भी संसाधन का रूप होती हैं, क्योंकि संस्कृति के कई प्रकार होते हैं, व्यक्ति के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनके द्वारा वो अपने स्टेटस को दिखाने का प्रयास करता है। तो इस कारण कॉलिंग्स ने 4 प्रकार के न्यूनतम स्रोतों की बात की है कि ये कारण होते हैं जिसके कारण समाज में संघर्ष होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार संघर्ष का बड़ा आकार व्यक्ति एवं समूह के स्रोत होते हैं, क्योंकि समाज में आवश्यक स्रोत बराबर नहीं है। कॉलिंग्स की पुस्तक इंटरेक्शन रिचुअल में भी इन्होंने बताया है कि अनुष्ठानों से शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि
अनुष्ठानों के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं। इसीलिए जोनाथन टर्नर ने कॉलिंग्स के संघर्ष सिद्धांत को विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहा है। कॉलिंग्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है इंटरेक्शन रिचुअल, जिसमें इन्होंने बताया है कि समाज में जो परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं होती हैं, यानी जो अनुष्ठान किए जाते हैं समाज में, कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, इनके द्वारा भी शक्ति मिलती है, क्योंकि ये एक समाज का संगठित रूप होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से संगठित होता है और इसके माध्यम से क्या करता है कि व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है, परिस्थिति प्राप्त करता है। इसीलिए जोनाथन टर्नर कहते हैं कि कॉलिंग्स के संघर्ष सिद्धांत को, क्योंकि समाज में व्यक्ति जब साधन संपन्न होता है तो वो क्या करता है कि एक दूसरे को अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक दूसरे से व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इसी कारण व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे से संघर्ष करता है और इस एक दूसरे के संघर्ष से वो कई प्रकार की अंतःक्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। अंतःक्रियाओं से जुड़ा हुआ होने के कारण ही कोजर कहते हैं कि विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहते हैं कि जो ये होता है, ये संघर्ष होता है, ये विनिमय संघर्ष होता है। और इसीलिए कॉलिंग्स समाज में जो अंतःक्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को स्वार्थों की पूर्ति के कारण टकराव करते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसे कॉलिंग्स ने विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहा है। कॉलिंग्स की पुस्तकें हैं, इनकी दो मुख्य पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं। टूवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस 1975 में प्रकाशित हुई थी। ऑन द माइक्रो फ्रेमिनेशन ऑफ माइक्रो सोशोलॉजी, ये दो पुस्तकें हैं जिसमें से इनकी ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने कॉलिंग्स, रेंडॉल कॉलिंग्स के विषय में जाना, जो संघर्षवादी विचारक रहे हैं और इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बताया कि समाज में जो संघर्ष की स्थिति बनती है वो बहुत ही सामाजिक सूक्ष्म कारणों के कारण बनती है। समाज के ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं जो संघर्ष का बड़ा रूप लेते हैं और संघर्ष की स्थिति बनती है। और संघर्ष जो होता है ऐसी स्थितियों तक पहुंचता है कि वो संघर्ष के रास्ते में हिंसा भी होती है, टकराव भी होता है, संघर्ष भी होता है। तो ऐसी स्थितियां समाज में होती हैं जिससे सामाजिक परिवर्तन होते हैं और वो सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन आमूल चूल समाज में परिवर्तन लाते हैं और आकस्मिक होते हैं। तो आज हम लोगों ने रेंडॉल कॉलिंग्स के विषय में जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।